बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम 92@8 के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, 21 अक्टूबर के कामयाब जलसे के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश कर दिया है। अदालती रिलीफ मिलने के बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अभी तक कोई सियासी सरगर्मियां करते हुए नजर नहीं आए। वो मरी के हिल स्टेशन पर मौजूद है और वहां से आकर अपनी पेशियां जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनका वो सामना कर रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली क्या होगी, ये जानने की आज कोशिश करेंगे और इसके लिए हमारे मेहमान होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद के बड़े हर दिल अजीज रहनुमा मियां जावेद लतीफ। दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे पाकिस्तान की जो अफगानिस्तान पॉलिसी है, इस बार उसमें हमें एक जिसे कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट, एक तब्दीली नजर आ रही है। इस तब्दीली की वजूहात क्या हैं, इसके असरात क्या हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे पेशावर से सीनियर सहाफ़ी अकील यूसुफजई और ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब। जबकि तीसरे और आखिरी सेगमेंट में आपको बताएंगे कि हिंदुस्तान और उसकी फौज की एक और भोंडी साजिश कैसे नाकाम हुई है और इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार साहब। पहले बात करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 21 अक्टूबर के बाद गो के एक कामयाब जलसा किया, ताहम कामयाब जलसे के बाद अब तक जो उनकी मुखालिफ सियासी जमातें, मैं कहूँगा चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, उनके निश्तरों का सामना कर रही है। अब न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी जो रवैये हैं वो तहरीक इंसाफ से ज़रा मुख्तलिफ नज़र नहीं आते और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बज़ाहिर ये कहती हुई नज़र आती है कि यह फैसला हो चुका है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म है और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। पहले इस लेवल प्लेइंग फील्ड के ना होने का शिकवा सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ था, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इजाफा हो गया है। लेकिन मियां जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ हैं, चाहूँगा कि आइंदा की हिकमत अमली क्या है। और मियां साहब हिल स्टेशन पर मौजूद हैं, पेशी के बाद वापस चले जाते हैं। आइंदा आने वाले दिनों में क्या कोई सियासी सरगर्मी प्लान हुई है, नहीं हुई है, इब्तदा कैसे होगी? मियां साहब आपसे ही सवाल रखूंगा, क्या यह फैसला कर लिया है कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कंप्लीट रिलीफ नहीं मिल जाता मियां साहब सियासी तौर पर फाल नहीं होंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि क्योंकि वहाँ हर दूसरे दिन कोर्ट में बुलाया जाता था और उनको पेश होना लाजम था वहाँ, और लेकिन इसके बावजूद इस्लामाबाद मरी में सियासी सरगर्मियाँ और मीटिंग्स चलती रहीं। अब इंशाल्लाह मंडे से वो लाहौर में मुख्तलिफ वफूद से, वो पार्टी के भी हैं, पार्टी के बाहर से भी हैं, कोई बिजनेसमैन हैं, कोई वफूद रियासत के बाहर से इन्वेस्टर की जो पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट करने की ख्वाहिश रखने वाले लोग हैं, जिनको अंगेज किया था नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आने से पहले भी, वो भी कुछ लोग मुलाकातें शुरू कर रहे हैं। जहाँ तक आपका ये कहना है कि सियासी सरगर्मियाँ, तो हम तो इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर चुके हैं 21 अक्टूबर मीनार पाकिस्तान से, और नवाज शरीफ अगले चंद दिनों में चारों सूबों में आपको अवामी राब्ता मुहिम जो शुरू करने वाले हैं वो आपको वहाँ नज़र आएंगे किसी न किसी जगह। अच्छा, आपने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आपने एक बहुत अहम जुमला कहा। आपने कहा नवाज शरीफ के हाथ पांव बांधे बगैर मुकाबले में जिस मर्जी पहलवान को अखाड़े में उतार लें सबको आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। ये आप किससे मुखातिब थे और किसे कह रहे थे कि उन्हें आटे दाल का भाव पता चल जाएगा? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पैगाम था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए था, मौलाना साहब के लिए, तरीन साहब के लिए, किसके लिए? देखें, यकीनन जो मैं बात कह रहा हूँ मुस्लिम लीग की मुखालिफ पॉलिटिकल फोर्सेस को ही कह रहा हूँ। यकीनन मैं उनसे ही मुखातब हूँ जो नवाज शरीफ को कहते हैं कि कोई डील करके आया, कोई कहते हैं कि उनको बड़ा फास्ट ट्रैक पर इंसाफ मिल रहा है। मैं तो आज भी ये कह के आया हूँ कि यार इंसाफ तो होना ही है, फास्ट ट्रैक पे चाहिए, इंसाफ तो होना ही, तेजी कोई भी हो उसको इंसाफ फास्ट ट्रैक पे ही मिलना चाहिए। इंसाफ कभी नहीं देखता कि चेहरा कौन सा है, वक्त कौन सा है, मगर बदकिस्मती ये है कि यहाँ तो चेहरा देखा जाता है, यहाँ तो वक्त देखा जाता है। क्या 2017 में
जो कुछ हमारे साथ किया गया था उस वक्त किसी ने सवाल उठाया था कि ये बड़ा जुल्म है, बड़ी ज्यादती है। और ये जो आज सवाल उठा रहे हैं कि नवाज शरीफ को इंसाफ मिल रहा है, तो भाई इंसाफ या तो आप 2 माह पहले तक आप कहते रहे तमाम लोग कि वो लोग जो आज सवाल उठा रहे हैं वो कहते रहे कि नवाज शरीफ के साथ नाइंसाफी हुई। 2 माह बाद आपको आज नाइंसाफी नजर नहीं आ रही, या आपको ठीक हो गया मियां साहब, आप बगैर नाम लिए पीपल्स पार्टी को कह रहे हैं कि 2 महीने पहले तक उन्हें नाइंसाफी नजर आ रही थी, अब नजर नहीं आ रही। लेकिन एक काउंटर आर्ग्यूमेंट नाकिदीन का यह भी है कि जब इमरान खान को तहरीक इंसाफ को यह रिलीफ मिलता था तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एतराज होता था, आज वही रिलीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिल रहा है। तो पीपल्स पार्टी की बात में वजन है ना कि पाकिस्तान के जो जुडिशियल सिस्टम है उसके 2 लाडले हैं, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दूसरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। बड़ा जुल्म कर रहे हैं आप सवाल इस तरह बना के। उसकी वजह यह है कि मैंने आपका वक्त जाया किया पहले भी तमहीद बांध के कि 2017 में जिन केसेस में नवाज शरीफ को सजा दी गई थी क्या वो दुरुस्त दी गई थी, और अगर दुरुस्त दी गई थी तो फिर आज जो ये कहता है कि कभी वो लाडला है कभी वो सुपर लाडला है, फिर वो जायज बात है। और अगर उस वक्त सजाएं गलत दी गई थी तो क्या मेरा हक ये नहीं है कि अगर मुझे 7 साल बाद भी आप इंसाफ दे रहे हैं, होना तो ये चाहिए था कि यक जुम्बश मुझे आप कहते कि आप 2017 वाली पोजीशन में आ जाएं, और जो मुझे उस वक्त निकालने में कामयाब हुए थे या जिनकी ख्वाहिश थी या जिन्होंने फैसले दिए थे, आज वो अदालतों के कटहरे में खड़े होते तो फिर मैं बात करता। मगर मुझे आज भी कटहरे में खड़ा किया गया है और कहा जा रहा है कि आप लाडले हो। अच्छा, अजीब इंसाफ है। बिल्कुल ठीक है। आप... मैं बेगुनाह, एक सेकंड जी, मैं बेगुनाह होते हुए मैं इस प्रोसेस से बाहर रहूं तो फिर मैं मजलूम भी हूं, फिर आपकी हमदर्दियां भी मेरे साथ हैं। और अगर मुझे आप उस रिंग में दोबारा ले आते हैं, भले अपनी जरूरत के तहत लेकर आते हैं, तो फिर आप कहते हैं कि आप लाडले हो। ठीक है मियां साहब, आपने जो आर्ग्यूमेंट रखा वो आपकी वजाहत है, और मैं सिर्फ एक सवाल आपके सामने ये रखना चाहूंगा, और ये भी आपके नाकिदीन का ही सवाल है या इल्जाम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े वाज़े लफ्जों में कहती है, और उस दिन शोएब शाहीन साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा, उन्होंने कहा मियां साहब आते, गिरफ्तारी देते, एक बार जेल जाते और उसके अगले दिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट उन्हें जमानत दे देती। जो जलसा आपने 21 अक्टूबर को किया वो आप 23 अक्टूबर को, 25 अक्टूबर को कर देते, लॉ ऑफ लैंड के सामने सरेंडर करते। आप ये बताते लोगों को कि आप इमरान खान से मुख्तलिफ हैं, आपने लॉ ऑफ लैंड के सामने सरेंडर किया। वो काम आपने नहीं किया, जिसके बाद आप पर डील के इल्जामात तो लगने थे। वो जो कानून के तालिब इल्म जिनका नाम लेकर आप बात कर रहे हैं ना, वो कानून के तालिब इल्म तो होंगे, मगर वो अगर वो ऐनक पहन के रखेंगे जिसमें सिर्फ उनको इमरान खान नजर आए और कोई दूसरा कानून या जिसके साथ जुल्म ज्यादती हुई है उसका मदावा उनको नजर ना आए, तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। मगर उनको ये जरूर सोच रखनी चाहिए, अगर वो कानून के तालिब इल्म खुद को कहते हैं, तो भाई मुझे ये बताओ कि क्या इमरान खान ने या किसी जिनका वो जिक्र कर रहे हैं, इमरान खान के अलावा कोई फॉरेन फंडिंग केस में मतलूब है? बिल्कुल ठीक, अभी तक नहीं। 50 अरब रुपए की करप्शन में मतलूब है, कोई साइफर में मतलूब है, सही। कोई पाकिस्तान के अंदर ऐसा पॉलिटिशियन बताएं जो जमान पार्क में मसल्ला जत्थों के साथ बैठा हो और गलेल बरदार और पेट्रोल बम बनाने वाले उसके पास मौजूद हो, कोई उसको गिरफ्तार ना कर सके। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई एक सियासतदान का नाम लें, वो आप जुल्फकार अली भुट्टो से शुरू हो नवाज शरीफ तक आए। और क्या हमें ये बताना चाहते हैं कि पहले हम जेल जाएं? अगर पहले हमारी जेल बेगुनाह होते हुए जो हमने काटी है, क्या वो वापस कर सकेंगे? वो कई साल जो है ये फिर हमें कहते हैं अपनी ख्वाहिश। मियां साहब, ये आपका नुक्ता अपनी जगह पे अहम है। आज आपने जो एक बात कही, आपका और एक बयानिया था कि ऐसा बयानिया और माहौल बनाया जा रहा है जैसे हमें इंसाफ नहीं, फेवर दी जा रही है। आपकी बात में अपनी जगह पे वजन है, लेकिन आपको यह भी देखना होगा कि आपका अपना या आपकी जमात का या लीडरशिप का अमल क्या था।
इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जो फैसिलिटी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को फराहम की गई बायोमेट्रिक के लिए, क्या मैं एक मुल्क से आते हुए मुझे क्वेटा जाना है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे नादरा या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुझे पाकिस्तान के शहरी या मियां जावेद लतीफ को यह फेवर फराहम करेगी कि मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरूं, वहीं पे अपना थंब इंप्रेशन कराऊं और क्वेटा चला जाऊं? क्या यह फैसिलिटी मेरे लिए है? अगर नहीं है तो मियां नवाज शरीफ के लिए डील की बात ठीक है। फिर आप ये सवाल करने से पहले ये जरूर जहन में रखते कि क्या मौसूफ जमान पार्क में होते हुए भी सही इंटरम बेल नहीं ले लेते थे? सही। क्या आपके इल्म में है? मेरे इल्म में गाड़ी है। में बैठे हुए ही हाजिरी उनकी लग जाती थी? बिल्कुल ऐसा हुआ। क्या आपके इल्म में है कि रजिस्टर जो है वो अदालत से निकल के गाड़ी में आ जाता था? बिल्कुल। और फिर गायब हो जाता था वो रजिस्टर ही। आप एक मुलजम और जिसने रियासत के साथ खिलवाड़ किया हो, आप उसको ये राहत देते हैं, मगर जिसके आपने 11 साल जाया कर दिए पाकिस्तान से बाहर रख के, ना सिर्फ उस जमात के, उस शख्सियत के, पाकिस्तानी कौम के जाया कर दिए, आप उसको ये राहत भी देने के लिए तैयार नहीं है? मियां साहब ये बहुत बर्दाश्त थी। नहीं मुझे वो अगर वो गलत था, मियां साहब मेरे प्रोग्राम्स रिकॉर्ड पर है, मेरा ओपिनियन रिकॉर्ड पर है, मैं एक बात कर रहा हूं। नहीं था, मैं सिर्फ आप मेरा आर्ग्यूमेंट सुन लें, कायम की। आप सिर्फ मेरा आर्ग्यूमेंट सुन लें। जब इमरान खान साहब को मर्सिडीज में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया, हमने उसे भी गलत कहा, और अगर एयरपोर्ट पर मियां साहब को जो फैसिलिटी दी गई अगर वो गलत है तो हम उसे भी गलत कहेंगे। दो गलत को मिलाकर एक ठीक नहीं बनाया जा सकता। नहीं, दोनों को इकट्ठा ना करें। एक सेकंड, मैं ये आपसे कह रहा हूं कि आज कहा जाता है कि 2018 में नवाज शरीफ के साथ जुल्म ज्यादती की गई, वो भी गलत है। और आज 9-10 मई के मुलजम को जो जेल में रख के इंतखाबात की तरफ जाया जा रहा है, वो भी गलत है। आप इन दोनों को गलत कहते हैं। जो दानश्वर तजिया, एक सेकंड सुन लेना। आप जैसे तजिया नगार दानश्वर जो हैं, बड़ा मुझे एहतराम है आप लोगों का, आप जैसे लोग ये एनालिसिस करते हैं कि वो भी गलत था, आज भी गलत है। ओ भाई मेरे, खुदा के लिए पाकिस्तान को बनाने वाला और पाकिस्तान को जो तोड़ने वाला है, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने वाला है, आप दोनों को बराबर कर रहे हैं। सर इसका फैसला मियां साहब, इसका फैसला मैं एंकर या चंद दानिश्वर नहीं कर सकते। इसका फैसला पाकिस्तानी अवाम ने और आप सियासतदानों ने करना है। ओ भाई मेरे बात तो सुन लो ना। मेरे जैसे वर्कर और आप जैसे दानश्वर अगर फैसला नहीं कर सकते तो कम से कम देख तो रहे हैं ना। बिल्कुल। कि पाकिस्तान की 76 साल हिस्ट्री में कभी किसी ने पाकिस्तान की तंसीबात पर इस तरह हमले किए थे? आप ये तो देख रहे हैं ना कि पाकिस्तान के अदारों को बगावत पर उकसाने की मंसूबाबंदी इससे पहले कभी किसी सियासी लीडरशिप ने की है, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि वो भी था और ये भी है। मियां साहब ये बात जब आप करते हैं तो फिर मेमो गेट भी एक हिस्ट्री का हिस्सा है, डॉन लीक्स भी हमने देखी। ये इल्जाम मेमो गेट को आप इससे मिला रहे हैं। देखिए मेमो गेट का इल्जाम से मिला रहे हैं। सर देखिए मियां साहब, मेमो गेट का इल्जाम पीपल्स पार्टी पे था, डॉन लीक्स का इल्जाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे था। डॉन लीक्स आज भी सीना तान के ये बात कह रहा हूं कि खुदा के फजलो करम से मुस्लिम लीग नून की क्यादत, जिसका नाम नवाज शरीफ है, उसने आज तक कोई एक लफ्ज ऐसा नहीं बोला जिससे पाकिस्तान की तंसीबात, पाकिस्तान की सॉवरेंटी, पाकिस्तान के अंदर या बाहर कोई ये कह सके कि इससे रियासत को नुकसान पहुंचा है। उसने तो तमाम दबाव कबूल करके ये आपको भूल गया है कि 98 में इंडिया के एटमी धमाकों के जवाब में सारा बोझ अपने पे लेकर, बिल्कुल मुझे ये याद है, दिखाया था। बिल्कुल मियां साहब, शख्स को कह रहे हैं डॉन लीक्स, उस शख्स के हवाले से डॉन लीक्स कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं ये इल्जाम था उन पे। मियां साहब मैंने कहा कि ये उन पे इल्जाम था डॉन लीक्स। आप मुझे ये पहले बताएं,
डॉन लीक्स है क्या, आपको पता है? जी बिल्कुल मुझे पता है डॉन लीक्स क्या किया करें। आप सुनी सुनाई बातों पे जब तक आप लोगों को इल्म ना हो, सही, उस वक्त तक इस तरह की इल्जाम तराशी चलें ठीक है। मेरा मैं मिन्नत कर रहा हूं मियां साहब, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैंने कहा ये इल्जाम था, तारीख में ये चीजें मौजूद हैं। और अगर इल्जाम भाई आज जिन्होंने इल्जाम लगाया था वो वापस ले रहे हैं और आप इल्जाम लगा रहे हैं। चलें ठीक है, फिर कम से कम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को परवेज रशीद साहब को जब हटाया गया था, मुझे अच्छी तरह याद है डॉन लीक्स के बाद ही हटाया गया था, तो उनसे कम से कम माजरत कर लेनी चाहिए कि उस वक्त जो कुछ उनके साथ हुआ वो गलत था। बात को आगे बढ़ाऊंगा। आपने एक और अहम बात का आप बात की है कि आप किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते, आइन का तहफ्फुज चाहते हैं और वोट को इज्जत आइन के एहतराम में है। ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोबारा रिपीटेशन उसी बात की कि आप इंतकाम नहीं लेना चाहते, क्या दोबारा कोई सवालात आए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सामने? ये एक बंदे ने सवाल किया था तो मैंने उसका जवाब दिया था। सही, क्या गलत मैंने किया है? बिल्कुल ठीक। मतलब कोई कहीं और से तो कोई सवाल नहीं आया। सवाल करने वाले को मैं ये कहूं कि हाँ इंतकाम लेना चाहते हैं, वो खुदा का खौफ करें यार सवाल करते वक्त। सही। अच्छा मियां साहब, एक और चीज आपने कहा कि पॉलिटिकल सरगर्मियां मंडे से लाहौर में शुरू हो जाएंगी, तो इब्तदाई मीटिंग्स पार्टी के इंटरनल होंगी या दीगर सियासी रहनुमाओं से भी मुलाकातें मुतवक्को हैं? नहीं, दोनों साथ साथ चलेंगी। अच्छा, दोनों साथ साथ चलेंगी। तो फौरी तौर पे जो तरजीही मुलाकातें हैं उनमें मौलाना फजलुर रहमान साहब होंगे, आसिफ अली जरदारी साहब होंगे या कोई और लीडरशिप हो सकती है? यार देखें, कभी तरजीहात जो हैं वो मेरे जैसे लोग सेट नहीं करते। सही। वो हालात के मुताबिक लीडरशिप खुद फैसला करती है। सही। मैं तो नहीं फैसला करने वाला। सही। अच्छा मियां जावेद लतीफ़ साहब, आज भी जो है आपने जो बात कही है, कुछ ऐसी भी इत्तलात मौजूद हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पहले जो अंदर के इंटरनल कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बड़े खुले लफ्ज़ों में कहूँगा ऐसी इत्तलात हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी हैं, मिफ्ता इस्माइल हैं, सरदार महताब अहमद ख़ान हैं। कुछ लोगों का यह भी ख्याल है कि मुमकिना तौर पे चौधरी निसार से भी कोई राब्ता या मुलाकात हो सकती है। तो पहले जो अपने नाराज़ हैं, जो काफ़ी दूर हैं, उन्हें मनाने की इब्तदा होगी या फ़िलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है? देखें, चौधरी निसार का जो आपने जिक्र किया ये तो चैप्टर बंद हो चुका। सही। और जहां तक दीगर शख्सियात का आपने जिक्र किया है, ऐसी तो कोई जरूरत पेश नहीं आई कि किसी को मनाने की। सब माने हुए भी हैं और क़यादत पे एतमाद भी करते हैं। छोटी मोटी राय मुख्तलिफ जमातों, बड़ी जमातों के अंदर होती है, हतमी फैसला क़यादत का होता है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमें नजर नहीं आए जो जलसा था लाहौर का। आइंदा नजर आ जाएंगे। सही। अच्छा ठीक है, मतलब उनसे बातचीत हो रही है आइंदा के लिए या बातचीत भी नहीं हो रही? नहीं, दूसरे तीसरे दिन सबसे राब्ते में है। कभी हम लोगों को जरूरत होती है हम फोन कर लेते हैं, उनको जरूरत पेश आती है वो फोन कर लेते हैं। जिस तरह पहले हम आपस में राब्ते में रहते थे, इसी तरह आज भी हैं। सही। अच्छा, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जो पीपल्स पार्टी के आपसे शिकवे शिकायतें हैं उनको दूर करने की थोड़ा सा हमें ऐसा जेस्चर मिला डार साहब के आलिया एक इंटरव्यू से कि इत्तेहादी हुकूमत बेहतर होगी और पीपल्स पार्टी से भी बात हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ खुर्शीद शाह साहब जो है उन्होंने माफ़ी मांग ली है कि 16 महीने आपकी हुकूमत का हिस्सा थे, अब हम माफ़ी मांगते हैं, हमसे गलती हो गई। देखें, इसहाक डार साहब ने किस तनाजर में बात किया ये तो आपके सवाल का जवाब वही दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक। जहाँ तक तल्लक है तो हम तो जो फील कर रहे हैं, जो 21 अक्टूबर के जलसे में लोगों का जोश जज्बा पूरे पाकिस्तान के से आए हुए लोगों का देख रहे हैं, 2/3 अक्सरियत मुस्लिम लीग को मिलती नजर आ रही है नवाज शरीफ की शक्ल में। सही। और खुर्शीद शाह साहब ने जो माफ़ी मांगी है आपकी 16 माह के हुकूमत में इत्तेहादी होने पर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उस माफ़ी को कबूल करेगी या दोबारा खुर्शीद शाह साहब और उनकी जमात को मनाने के लिए कोई एफर्ट कर सकती है? ये भी सवाल आप खुर्शीद शाह साहब से कर सकते हैं। नहीं, मैंने कहा आप उनको दोबारा मनाने की कोई एफर्ट कर सकती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून? खुर्शीद शाह साहब मेरे बड़े भाई हैं और बड़े भाइयों का एहतराम हमेशा दिल में रहता है।
मियां जावेद लतीफ़ साहब, एक चीज़ और आपके सामने रखना चाहूँगा। आपने कहा कि जो भी सूरत हाल है, एक चीज़ है जिस पर हमें नज़र आता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, इंतखाबात की तारीख के हवाले से बड़ी क्लियर नज़र आती हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप मियां नवाज शरीफ साहब ने 21 अक्टूबर को भी कोई जिक्र इंतखाबात के हवाले से नहीं किया, इंतखाबात की डेट के हवाले से नहीं किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंतखाबात के लिए तैयार है, तो फिर हतमी तौर पर क्यों ये बात नहीं करती कि फ़लाँ तारीख तक इंतखाबात हो जाने चाहिए? एक बात बड़ी वाज़ेह है कि इंतखाबात जितने जल्द मुनसिफाना आज़ादाना हो जाएंगे, इसमें पाकिस्तान की बेहतरी है। सही। पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात खुदा न खास्ता जितना लेट होंगे, उसका नुकसान रियासत को पहुंचेगा। अब आ जाए मुस्लिम लीग के हवाले से जी। मुस्लिम लीग की ख्वाहिश डिमांड है कि जितने जल्द इंतखाबात हो जाएं, सियासी तौर पर फायदा भी मुस्लिम लीग का है और देर से होने का नुकसान सबसे ज्यादा मुस्लिम लीग को है। तो हम कैसे ये तवक्को रख सकते हैं, कैसे ख्वाहिश कर सकते हैं कि एक दिन भी इलेक्शन डिले हो? सही। इस वक्त जो बज़ाहिर हमें नज़र आता है 2018 में जिस किस्म के हालात में आपकी जमात ने इलेक्शन लड़ा, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, वो बड़ा मुश्किल वक्त था। लेकिन उस मुश्किल वक्त में भी एक लम्हे को आप लोग पंजाब हुकूमत बनाने की सूरत हाल में आ गए थे, लेकिन हमने देखा कि जहांगीर खान तरीन और अलीम खान के हेलीकॉप्टर्स और जहाज़ काम आए और उसके बाद पंजाब की हुकूमत आप लोग नहीं बना सके। 2018 से ज़्यादा सख्त सूरत हाल आज नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। तो आज अगर इंतखाबात चाहे जनवरी में होते हैं या फरवरी में होते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पंजाब में क्या स्ट्रेंथ होगी और मुल्क भर में क्या स्ट्रेंथ होगी? देखें, अगर तो आपकी ख्वाहिश है कि हमारे लिए 2018 के ही हालात बने इन इंतखाबात, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, मैंने आपकी कारकर्दगी की तारीफ की है मियां साहब। अगर आपने कारकर्दगी की तारीफ की है तो मैं अर्ज पहले भी कर चुका हूं कि जो मैं लोगों का मूड देख रहा हूं, जो माहौल देख रहा हूं, ख़ास तौर पर पंजाब में, तो हम तो नेशनल असम्बली में मैं पहले कह चुका हूं कि 2/3 अक्सरियत हमें मिलती नज़र आ रही है। जहां तक पंजाब का तल्लक है तो ये तो सवाल बनता इसलिए नहीं है कि मुस्लिम लीग नून की हिस्ट्री रही है कि जब जब इंतखाबात हुए हैं नवाज शरीफ की क़यादत में, तो मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में वाज़ेह मार्जिन से हुकूमत बनाई है और डिलीवर किया है। इसीलिए लोग बुज़दार से तंग थे, इसीलिए लोग मियां जावेद लतीफ़ साहब लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का यही तरीक़ाकार है जो पीपल्स पार्टी का सिंध के हवाले से है कि आपका टोटल फोकस पंजाब पे होता है, छोटे सूबे खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध नज़रअंदाज, क्योंकि जहन में एक बात बैठी हुई है कि पंजाब का नंबर गेम है, GT रोड है, यहाँ हम विन कर लेंगे और 2/3 अक्सरियत या जिसे कहते हैं 1/3 अक्सरियत, सिंपल मेजोरिटी वो हमें मिल जाएगी। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप कहना क्या चाहते हैं। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ, सबसे पहले मैं नेशनल असेंबली का जिक्र करता हूँ, उसके बाद मैं सूबे का जिक्र करता हूँ। सही। आप नेशनल असेंबली की मैं बात करता हूँ 2/3 अक्सरियत लेने की, तो आप उस पर तवज्जो नहीं देते। सही। जब मैं पंजाब की बात करता हूँ आपके सवाल के जवाब में, तो उस पर आप एतराज कर रहे हैं। मैं क्या करूं? चले इन शॉर्ट सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहां खड़ी होगी? देखें, इस दफा जो हमें तवक्को है, जिस पे मुख्तलिफ जगह से शोर भी उठ रहा है, तो हम समझते हैं कि सिंध में हम इंशाअल्लाह हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे। सही। हाँ, अलबत्ता खैबर पख्तूनख्वा में हम इत्तेहादियों से मिलकर हुकूमत, या बलूचिस्तान में इत्तेहादियों से मिलकर हुकूमत बनाएंगे। अच्छा, पंजाब में IPP और चौधरी शुजात साहब की जो काफ लीग है, मियां जावेद लतीफ़ के कोई या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की उनसे कोई कुर्बत हो सकती है या नहीं होगी? पंजाब में हम किसी जगह भी, किसी सीट पे भी सीट एडजस्टमेंट तक भी नहीं करने वाले, ना करेंगे। सही। दीगर सूबों में सीट एडजस्टमेंट या वहाँ इंतखाबी इत्तेहाद हो सकता है। सही। जो हमारे नज़रिए से मुताबिकत रखते हैं या लाइक माइंडेड लोग हैं,
उनसे मुमकिन है। लाइक माइंडेड, जैसे हमें अगर नजर आता है कि लाइक माइंडेड से जिनसे आप कह रहे हैं सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, सिंध में बज़ाहिर एमक्यूएम और जो है जमीयत उलमा इस्लाम या जीडीए पीर साहब पगारा साहब, बलूचिस्तान में कुछ नेशनलिस्ट फोर्सेज या जो लोग बाप के आपसे राब्ते में हैं वो मुमकिन तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना साहब भी नजर आते हैं। मैं तो आपका वक्त बचाते हुए मैंने एक जुमले में सारा कुछ कह दिया था, आपके पास वक्त ज्यादा है तो आप तफसील से बयान फरमा रहे हैं, मैंने जो कहना था आपको कह दिया। ठीक हो गया। आईपीपी का फ्यूचर पंजाब में मियां जावेद लतीफ को क्या नजर आता है? आज उनका पहला जलसा है, पहला पावर शो है। भाई देखें, जो जमात बनती है भले वो एक सीट ले, आप देखें शेख रशीद भी बड़े दावेदार होते हैं कि मेरी जमात, हालांकि उनकी जमात का जनरल सेक्रेटरी भी कोई नहीं होता। तो यहाँ तो जनाब उन्होंने अच्छा जलसा भी किया है, तो इंतखाबात में देखते हैं लोग उनके साथ क्या सलूक करते हैं। सही, मैं कोई पेशीनगोई करने वाला शेख रशीद नहीं हूँ। ठीक हो गया। मियां जावेद लतीफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। मियां जावेद लतीफ ने नाजरीन बात की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसके आने वाले दिनों की हिकमत अमली पर। लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे तो पाकिस्तान की जो अफगानिस्तान की पॉलिसी है और उसमें जो पैराडाइम शिफ्ट है उसके असरात पर बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान होंगे अकील यूसुफजई और ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में जैसा कि जाने से पहले हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान की जो अफगान पॉलिसी है उस पर बात करेंगे और उसके लिए हमारे साथ होंगे अकील यूसुफजई और ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब। पाकिस्तान की बेसिकली अफगान पॉलिसी रही क्या है उस पर बात करना ज़रूरी है। माजी में हमने देखा है कि पाकिस्तान ने मुख्तलिफ जिसे कहते हैं वजूहात की बुनियाद पर मसलियत पसंदाना और आर्जी मकासद के हुसूल के लिए हमेशा इबाम और एतराज़ात से भरपूर अफगान पॉलिसी पर अमल किया, जिसका नुकसान हमेशा रियासत पाकिस्तान को माशी, सिक्योरिटी, सिफारती, सियासी और जोग्राफियाई सतहों पर हुआ। यह पहली दफा हो रहा है कि पिछले साल नवंबर में पाकिस्तान की अस्करी और सियासी लीडरशिप ने अफगान पॉलिसी में मुकम्मल हमआहंगी और क्लियरिटी हमें दोनों तरफ नजर आ रही है। पाकिस्तान ने यह फैसला कर लिया है कि अफगानिस्तान से जो ताल्लुक होगा वो सिर्फ एक इंटरिम गवर्नमेंट के साथ होगा, इसके अलावा किसी नॉन स्टेट एक्टर के साथ बातचीत नहीं की जाएगी और ये ताल्लुक भी जो है नेशन स्टेट की बुनियाद पर इस्तवार किया जाएगा। ये जो गैर रिवायती किस्म के हमारे राब्ते रहे या ताल्लुक रहे या जो आना जाना रहा वो बंद हो गया और इसी सिलसिले में जो गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ ये भी उसी की एक कड़ी है। उसमें चूंकि एक तासुर ऐसा गया कि ये सिर्फ अफगान नेशनल्स के खिलाफ है, हालांकि ऐसा नहीं था, सिर्फ इसलिए यह तासुर गया कि अफगानी बहुत बड़ी तादाद में या गैर कानूनी तौर पर किसी और कौमियत के मुकाबले में आबाद थे, तो ये एक तासुर गया कि उनके खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ सबसे अहम बात यह है कि इसके खिलाफ एक चीखो पुकार भी हमें सुनाई देती है और ये चीखो पुकार करने वाले लोग वो हैं जिनके माशी, सियासी और माशरती मफाद उन गैर कानूनी लोगों के साथ जुड़े हुए थे। जो लोग ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि यह फैसला जल्दबाजी में किया गया है रियासत पाकिस्तान या सिक्योरिटी इदारों की जानिब से, उनके लिए आर्मी चीफ के ये अल्फाज बहुत अहमियत के हामिल होंगे जब उन्होंने कमांड संभालते हुए ये कहा था कि किसी भी पाकिस्तानी शहरी की जान किसी दूसरे मुल्क के मफादात से ज्यादा मुकद्दम है। हमारे साथ अकील यूसुफजई होंगे पेशावर से और ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब। उनसे ये पूछूंगा कि इस वक्त जो अफगान पॉलिसी है पाकिस्तान की, खासकर गैर जानिबदारी की जो पॉलिसी है और नॉन स्टेट एक्टर से बात ना करने की है, वो कितनी देरपा है और कितनी कामयाब हो सकती है। पहला सवाल रखूंगा अकील यूसुफजई के सामने। अकील, आपके ख्याल में अगर हम इसे फॉरेन ऑफिस की लैंग्वेज में कहें कि ये एक पैराडाइम शिफ्ट है पाकिस्तान की पॉलिसी में अफगानिस्तान को लेकर? बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी खूबसूरत और बहुत आज़ादाना तमहीद रखी है और आपके तमहीदी कलमात को मैंने बहुत एंजॉय भी किया। देखे, असल इशू ये है कि पाकिस्तान के अंदर हर कोई बंदा अफगान अफेयर्स का या अफगान इश्यूज का या वॉर ऑन टेरर का एक्सपर्ट बना फिरता है। हालांकि हमारे पास जब पेशावर में आते हैं तो पेशावर में जब हम उनसे बात करते हैं कि आप इससे पहले कभी पेशावर आए हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, पेशावर तो तालिबान का शहर है। इसका मतलब यह है कि हमारे बारे में या खैबर पख्तूनख्वा के बारे में या पाकिस्तान के स्टेट के बारे में कितना मनफी और एकतरफा प्रोपेगेंडा किया गया है। पहली बात तो यह है कि अगर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस अगर बयानिया लेते हैं, पॉलिसी
अपनाते हैं अफगानिस्तान के बारे में, तो ये सफारती ताल्लुकात तो नहीं है ना। देखिए, अफगानिस्तान 50 साल से और उससे पहले पाकिस्तान के बनने के बाद और उससे पहले एंटी पाकिस्तान रहा है। अब इसको आपके रूटीन के डिप्लोमेट जो है ना और एनालिस्ट और मीडिया पर्सन वो डील नहीं कर सकते, वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है। सही। 20 साल से आपके पड़ोस में 40 ममालिक नेटो के 45 ममालिक आए हैं, जिसमें CIA भी था, जिसमें मोसाद भी था, जिसमें MI6 भी था। उधर जाकर अगर आप मुझे ये कहेंगे कि आपका ISI और आपका MI जो है ना वो लाताल्लुक रहे और हमने तमाम चीजें छोड़नी है, कारण आप इसके अकील जैसे क्लर्कों के पास या चंद डिप्लोमेट्स के पास या ब्यूरोक्रेट के पास, तो ये हमाकत होगी, ये गलती होगी। हमारी कॉम्प्लिकेशन इतनी ज्यादा है, अफगानिस्तान की इश्यूज इतनी ज्यादा है कि हम अफगानिस्तान के मामलात को हम तो पहलुओं से देखेंगे तो तब कोई नतीजा निकलेगा। लेकिन अकील, आपके ख्याल में जो सवाल एक आपके सामने रखना चाहूंगा कि माजी में हमने वह मुख्तलिफ जिसे कहते हैं फरीकैन से या मुख्तलिफ जो मुतारिब ग्रुप कह लें या जो धड़े हैं जो मुसल्ला भी होते थे और एक वो जिसका हमारे सामने सूरत हाल, हम उनके साथ बात करते थे, उनके साथ एंगेज करते थे। लेकिन इस मरतबा हमें यह क्लैरिटी नजर आ रही है कि वहां पर कोई भी ग्रोह, चाहे वो कोई मजहबी ग्रोह हो, चाहे वो कोई कौम परस्त ग्रोह, किसी मुतारिब ग्रोह के साथ बात नहीं होगी। बात होगी तो सिर्फ अफगान गवर्नमेंट के साथ होगी। नहीं, इससे पहले भी हमने इस तरह किया था। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब की आखिरी टेन्योर में हमने अशरफ गनी साहब को पश्तून नेशनलिस्ट लीडरों की हिमायत से, जिनकी हिमायत हमें चाहिए, उनको बुलाया था। और आपको याद होगा कि इस्लामाबाद में एक मैच भी उन दोनों ने एंजॉय किया, क्रिकेट का मैच था। उसके अलावा अशरफ गनी साहब JSU गए, हमारे शुहदा के मज़ारों पर या जो यादगार शुहदा है उन पर उन्होंने पुल भी चढ़ाई। उसके बाद एक जबरदस्त किस्म की प्रैक्टिस भी शुरू हो गई। देखिए, बात क्या है, बात यह है कि आप अगर मुझे कोई भी बंदा पारन मीडिया में बैठकर या एनालिस्ट बैठकर मुझे ये समझाने की कोशिश करेगा, जो कि मैं पेशावर में बैठा हूँ और मैं काबुल को अपना शहर समझता हूँ, मैं कंधार को अपना शहर उस तरह समझता हूँ जिस तरह क्वेटा को समझता हूँ, मेरा स्टेक है, मेरे दोस्त है, मेरे भाई है, मेरे हम मजहब है, मेरे हम लिसान है, तो आप मुझे बताएं कि हेरात में जब MI6 ने कहा कि इधर CIA वो नहीं करेगी, एंट्री नहीं करेगी, और हम ही ने एक प्रोजेक्ट के तहत, एक पैकेज के तहत हेरात में MI6 ने कहा, बरतानिया ने कहा पूरी नेटो को कि आप लोगों ने इधर नहीं आना है, और हमने उधर जाकर डील कर दी है। और उसी एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में MI6 उस वक्त जब हामिद करज़ई साहब प्रेसिडेंट थे, उनको जो है ना बता दिया करती थी। सही। आपसे अकील 1 मिनट के लिए उसी तरह अमेरिका ने एक मूवी आई है, आप उसको और आपके नाजरीन जरूर देख ले, वार मशीन देख ले, हॉलीवुड की मूवी है। उसमें तमाम चीजें फैक्ट्स एंड फिगर्स पर है, CIA की रिपोर्ट्स पर है कि उसी दौरान अफगानिस्तान के 32 या 35 सूबों में CIA जो है ना वो मुख्तलिफ ग्रुप के साथ, मुतहारिब ग्रुपों के साथ बैक वक्त निगोशिएशन भी करे थे, उनको फंडिंग भी करे थे, उनके पैसे भी दे रहे थे। पाकिस्तान कमजोर मुल्क है मगर इस वाली रीजन में उसका स्टेक है। तो जिस तरह अगर वो लोग नहीं सीखते, अगर उन लोगों की इतनी कॉम्प्लिकेशन है, तो मैं पाकिस्तान के अंदर बैठकर जो है ना जब पॉलिसी बनाऊंगा या हमारे लोग पॉलिसी बनाएंगे तो उन्हीं लाइन्स पर बनाएंगे जिस तरह की होनी चाहिए। सही। अकील, आप हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया, गहरी निगाह रखते हैं खैबर पख्तूनख्वा पर, अफगानिस्तान के उमूर पर माहिर हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब, वही सवाल आपके सामने रखूंगा जो मैंने अकील के सामने रखा कि यह देखने में आता है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की जो पॉलिसी है उसमें एक गैर जानिबदार लाइन ली है और इस वक्त किसी भी मुतारिब ग्रोह से एंगेज करने के बजाय सीधा सीधा अफगान गवर्नमेंट से बात होगी। और एक चीज और क्लियरिटी लाने की कोशिश की है कि अब जो अफगानिस्तान के साथ जितना भी ताल्लुक होगा, चाहे वो बॉर्डर ट्रेड का हो, चाहे वो लोगों का आने जाने का हो, वो एक नेशन स्टेट की तरह होगा और कानूनी तरीके से होगा। जो गैर रिवायती तरीकाकार हम माजी में बलूचिस्तान में जो हमारा सूबा है खैबर पख्तूनख्वा में देखते थे, उसे मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाएगा। इसके असरात आपको कितने बेहतर नजर आते हैं? मेरे ख्याल में ये बहुत सही फैसला है और मेरे ख्याल में इस फैसले के ऊपर अभी हमें मजबूती से खड़ा रहने की जरूरत है, मजबूती से इस पे अमल की जरूरत है। ये मैं समझता हूँ कि रिक्वायर्ड था, क्योंकि उससे पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की इकोनॉमी
बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही थी, और मेरे ख्याल में हमने अच्छा किया कि हम इसकी तरफ चले गए और कहा कि क्योंकि होना तो यही चाहिए थे इनिशियल से, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो मुख्तलिफ ममालिक है और एक दूसरे के साथ बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत एक दूसरे के साथ तिजारत, एक दूसरे के साथ बातचीत की होनी चाहिए। ये पिछली हुकूमत ने पता नहीं किस पॉलिसी के तहत ये फैसला किया कि वहाँ पर जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, जो कुछ भगोड़े हैं, उस पर ब्रिगेडियर साहब उस पर आपसे आगे एक सवाल पूछूंगा, लेकिन इस वक्त जो एक सबसे अहम सवाल है, हम ये देखते हैं कि जो इस वक्त ये पॉलिसी ली गई है गैर जानिबदारी की, उसके साथ साथ जो दीगर स्टेप्स लिए गए हैं, चाहे वो स्मगलिंग की रोकथाम हो, चाहे वो गैर रिवायती रास्तों से आने जाने का लोगों की रोकथाम हो, या लीगल डॉक्यूमेंट्स या पासपोर्ट या वीजा सिस्टम को लागू करने की बात है, हमें पाकिस्तान में एक चीखो पुकार नजर आती है। चंद उनके जो जिसे कह सकते हैं कि हमदर्द कह सकते हैं, नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं, वो इस ओपिनियन से और इस गैर जानिबदार पॉलिसी से एग्री नहीं करते। खासकर अगर हम बलूचिस्तान में देखते हैं, महमूद खान अचकजई साहब हैं, इसी तरीके से जो है कि खैबर पख्तूनख्वा में अवामी नेशनल पार्टी है, तो वो इस चीज को एग्री नहीं करते हैं। दरअसल उनके अल्टीरियर मोटिव्स है, ये अफगानों को लाकर उनको किसी तरीके से शनाख्ती कार्ड बनवाकर उनको अपना वोटर बनाते हैं। सही। और ये महमूद खान अचकजई भी कर रहा है, यही ANP भी कर रही है, यही जमीयत उलमा पाकिस्तान फजल रहमान ग्रुप वो भी कर रहे हैं। सही। और ये सबको मालूम है, यहाँ पर ये जो है अफगानों को, खासकर ANP जो है वो तो कहती है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान तो एक है, वो उनका एक कंसेप्ट है, वो कहते हैं लर और बर। दरअसल अफगानिस्तान में तो बहुत कौमें हैं, वहाँ पर ताजिक्स है। अफगानिस्तान में जितने ताजिक्स थे, वो ताजिकिस्तान में जितने ताजिक्स थे उनकी तादाद से ज्यादा है। वहाँ पर लर और बर क्यों नहीं होता? सही। और यही तरीके उज्बेकिस्तान का है, उसी तरीके से दूसरे ममालिक है, ईरान है, वो भी हेरात के जो लोग हैं वो कल्चरली उनकी तरह है, फारसी बोलते हैं और उनका एक बोधोभाष भी वही है। ब्रिगेडियर साहब, एक और सवाल जो आप बात कर रहे थे TTP के मुतालिक, वो चाहूंगा कि आपसे रखूं। हमने ये देखा कि माजी में हमारी एक हुकूमत ने कोशिश की कि उनसे मुज़ाकरात का आगाज किया जाए, उन्हें एक इब्तदाई रिलीफ भी दिया गया, लेकिन बाद में जो मौजूदा या गुज़िश्ता जो हुकूमत थी, या जो मौजूदा निगरान हुकूमत है, या जो मिलिट्री लीडरशिप है, उसने ये फैसला किया कि किसी से बातचीत नहीं होगी। अफगानिस्तान की हुकूमत की भी जो इंटरिम गवर्नमेंट है, ये ख्वाहिश है कि, या ख्वाहिश रही है कि TTP से मुज़ाकरात किए जाएं। आपके ख्याल में क्या ये मुज़ाकरात हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल मेरे ख्याल में, मैं पहले से ही एक दफा जो उस वक्त आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा साहब, उन्होंने बुलाया था और मैंने उनको दो टोक अल्फाज में कहा था कि ये मुज़ाकरात इस मुल्क के लिए बड़े खतरनाक होंगे। सही। आप ये जो बातचीत है, यानी मुल्क की सॉवरेनिटी का है, एक सॉवरेन स्टेट पाकिस्तान का, एक सॉवरेन स्टेट अफगानिस्तान का, आपस में दोनों मुज़ाकरात करें और किसी ग्रुप से हमारे आईन के तहत कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकता। ब्रिगेडियर साहब, यहाँ 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा, शरीक गुफ्तगू करूंगा। अकील यूसुफजई को हमारे साथ हैं। अकील, आपके ख्याल में आप एग्री करते हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब से, या आपको लगता है कि मुज़ाकरात करना बेहतर होगा? नहीं, ब्रिगेडियर साहब ने पहले जो मुज़ाकरात थे 2003 में या 4 में, तो ब्रिगेडियर साहब ही नहीं किए थे। सही। और ब्रिगेडियर साहब उस वक्त TTP कायम भी नहीं हुई थी। अभी जब हम बात कर रहे थे उस वक्त ब्रिगेडियर साहब ने सेक्रेटरी फाटा की हैसियत से इनकी बड़ी खिदमत है, इनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लियर रहा है। आर्मी चीफ जितने भी रहे हैं वो उनको बहुत इज्जत देते हैं, उनकी बात को सुनते हैं। तो जो नेक मोहम्मद के साथ मुज़ाकरात हुए थे और जिसमें मैं अकील मौजूदा मुज़ाकरात जो डिमांड है अफगान इंटरिम गवर्नमेंट की, मेरे पास आखिरी मिनट है। हाँ, तो बिल्कुल मेरे ख्याल में अफगान हुकूमत अभी 1 महीना हो गया है पाकिस्तान की पॉलिसी के बाद बहुत क्लियर है कि हमने TTP को रियायत नहीं देने। उसके बाद अभी तक इस वाले एक अरसे में कोई 4-5 महीने में अफगानिस्तान के अंदर TTP की 24 लोगों को मारा गया है, उमर खालिद खुरासानी समेत। मेरे ख्याल में
अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ बात करनी चाहिए, टीटीपी के साथ बात नहीं करनी चाहिए। ये हमारा तजुर्बा बताता है और तल्ख तजुर्बात यही है कि हमने अफगानिस्तान के लोगों के साथ, अफगानिस्तान की हर हुकूमत के साथ बात करनी, इसलिए कि इस वाली गैर कानूनी हुकूमत के साथ अमेरिका, सऊदी अरब, यूके, रशिया और ये तमाम लोग और चाइना भी बात करें तो हम क्यों ना बात करें। बिल्कुल ठीक हो गया। प्रोग्राम के इस सेगमेंट को यहीं पर रोकूंगा और एक छोटी सी ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको बताएंगे कि हिंदुस्तानी फौज और हिंदुस्तान ने एक और भोंडी साजिश रचाने की कोशिश की और ये हजीमत मिटाना चाहते हैं जब कतर में उनके 8 लोगों को फांसी की सजा दी गई है जो कि उनकी इंडियन सीक्रेट सर्विस के रॉ के एजेंट साबित हुए, और उसके बाद उस हजीमत को मिटाने के लिए क्या नई भोंडी साजिश की गई है, ब्रेक के बाद बात करेंगे उस पर। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम अफगानिस्तान की हवाले से जो पाकिस्तान की पॉलिसी है उस पर बात कर रहे थे। ब्रेक के बाद आपको बताया था कि हिंदुस्तान की एक और भोंडी साजिश बेनकाब हुई है, उस पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर टाइड वकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि उनके पास जाऊं, चाहूंगा कुछ तफसीलात आपके सामने रखूं। फेक इनकाउंटर्स की जो स्पेशलिस्ट है हिंदुस्तानी फौज, उनका एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बुरी तरह से नाकाम हुआ है। हजीमत और रुसवाई इस वक्त हिंदुस्तानी फौज का मुकद्दर बन चुकी है। वादी नीलम की ग्रेस वैली सावनाड़ से ताल्लुक रखने वाले 5 नौजवान 2 दिन पहले जड़ी बूटी की तलाश में घर से निकले थे। लोकल इंतजामिया और मुतासरा खानदान के गुमशुदा अफराद में जो है पुलिस को FIR भी दर्ज करवा दी थी, लेकिन 2 दिन के बाद राजड़े से सोशल मीडिया अकाउंट्स और हिंदुस्तानी अखबारात ने झूठा और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। राह से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने 5 नामनियाद दहशतगर्दों को पकड़ने का ढोंग रचाना शुरू कर दिया। ये सब कुछ हिंदुस्तानी अखबारों और प्रोपेगेंडा जो भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके जरिए किया जा रहा है। माजी में देखा जा सकता है कि भारत ने मक्कारी और सफाकी को दिखाते हुए ये कहा था कि भारतीय काबिज अफवाज इन जवानों को जड़ी बूटियां इकट्ठे करते हुए गलती से LOC क्रॉस कर गए हैं और उन्हें मार दिया है। माजी में भी इस तरह की कई वाकयात हो चुके हैं, लेकिन इस वक्त हिंदुस्तानी फौज या हिंदुस्तानी हुकूमत को ये सब कुछ करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की जरूरत क्यों है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि आज से चंद रोज कबल कतर में तकरीबन 8 से 10 जो हिंदुस्तानी रॉ के एजेंट्स थे जो कि वहां पर किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, वहां पर न सिर्फ पकड़े गए बल्कि उनकी इन्वॉल्वमेंट साबित हुई, जिसके बाद उन्हें फांसी की सजा दी गई है। वो इंटरनेशनल आलमी तौर पर एक्सपोज हुए हैं और एक बार फिर कलभूषण के वाकये के बाद ये एक और मामला है जो कि एक और इस्लामी मुल्क में हिंदुस्तान की जानिब से कोशिश की गई थी, उसको उसकी हजीमत को छुपाने के लिए हिंदुस्तान की जानिब से ये सब कुछ किया जा रहा है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार साहब हैं हमारे साथ, बात करेंगे उनसे। ब्रिगेडियर साहब, आपके ख्याल में ये सब कुछ अब जो है क्यों किया जा रहा है? आई थिंक 1-2 रीजन तो आपने बताई हैं। इसमें आई जस्ट ऐड के एनवायरनमेंट जो पिछले 2 महीने से अगेंस्ट इंडियन डिप्लोमेसी एंड अगेंस्ट मिलिट्री बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बन गई है और उसमें इनकी अपनी इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा, स्टेट जो इस वक्त इन्वॉल्व है 3 चीज़ों में। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन्वॉल्व, इन पर डेथ स्क्वाड्स हैं जो एम्बेसी के थ्रू ऑपरेट करते हैं, कनाडा UK में जाके लोगों को मारते हैं, कैनेडियन सिटीजन को। और अगर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन्वॉल्व है तो फिर दोवल का ऑफिस इन्वॉल्व है। आज भी आई थिंक रेफरेंडम हो रहा था, आई थिंक ओंटारियो में, कनाडा में, वहाँ सिखों ने 3 तस्वीरें लगाई थी, दोवल की, मोदी की और जयशंकर की, कि ये टेररिस्ट हैं और हमें चाहिए। तो एक तो ये है कि वहां से कनाडा से जब आया और 5 आइव्स का आपको पता ही है। फिर ये जो आपने जिक्र किया, आई थिंक जो नेवी के 8 ऑफिसर्स हैं, दे आर वेरी सीनियर ऑफिसर्स, कुलभूषण से भी सीनियर, लाइक कैप्टन मीन्स फुल कर्नल के बराबर फिर कमांडर्स थे। और इसका मतलब है कि भारतीय नेवी भी सैबोटाज और स्पेनाज में इस्तेमाल हो रही है। तो वहाँ पे सजाए मौत पे बहुत ज्यादा शोर है, इंडिया में बहुत ज्यादा प्रेशर है। तीसरी आई थिंक वजह है, लोकसभा के इलेक्शन आ रहे हैं अगले साल। मोदी का आपको पता है कि इट्स ऑल एंटी इस्लाम, एंटी पाकिस्तान, 2 ही चीजों पे वोट पड़ता है और उसके लिए अभी वो एक भोंडा सा तरीका है इनका, फॉल्स फ्लैग। अच्छा, मजे की बात यह है कि कल सत्यपाल मलिक और राहुल गांधी की शायद आपने टॉक सुनी, आपस में गुफ्तगू थी, और सत्यपाल मलिक लेफ्टिनेंट गवर्नर था मकबूजा कश्मीर में, जब ये पुलवामा को, उसने बड़ा क्लियरली कहा जी कि पुलवामा वाज अ फॉल्स फ्लैग। हमने आई थिंक आप वो मशहूर जमाना जो आजकल ऑडियो लीक है उसकी बात कर रहे हैं। देखिए, ये तो जो इनका है ना, इससे पहले शायद ऑडियो लीक आई थी। ये तो एक इंटरव्यू है सत्यपाल मलिक और राहुल गांधी, परसों आया है और कल से मीडिया पे चल रहा है। उससे बड़ा क्लियर लिखा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर था जब ये हुआ है। अच्छा, फिर उन्होंने उस पर बिल्डअप किया,
बालाकोट किया, मुंह की खाई, और जो है आपको पता है जो अभिनंदन को चाय पिला के, तो मतलब शर्म तो है नहीं। अच्छा, एक और रीजन है कि इनके ऑफिसर्स जो है बीएसएफ के हों, इंडियन आर्मी के या राष्ट्रीय राइफल्स के, इनको प्रमोशन मिलती हैं कि कितने बंदे आपने मारे हैं। तो एलओसी पे एक प्रोटोकॉल है। एक छोटे लड़के की आज तक बात हुई जो 18 साल वहां रहा, उसको मार दिया उन्होंने, और अभी इन लड़कों को अगर पकड़ के ले गए, बेसिकली इट्स प्रोटोकॉल ये कि 2-3 दिन बाद पता चल जाता है, इन्वेस्टिगेट करके आप वापस करते हैं, उनके लोग भी क्रॉस करके आते रहते। पाकिस्तान ने कभी ये नहीं किया। सो आई थिंक दिस इज एन अब्सर्ड एफर्ट। और लेकिन इतना एक्सपोज हो चुका है विद इन इंडिया, बहुत ज्यादा आवाज। इस तरह जफरवाल में आपको पता है परसों से जफरवाल वाला भी मैं आपसे करने लगा था कि जो सीज फायर की वॉयलेशंस तक में आ गए, इस हद तक परेशान है। जी एग्जैक्टली, बिकॉज अब देखिए ना, प्रेशर रिलीज करने का और क्या तरीका है विद इन इंडिया। तो लोग पूछ रहे हैं, अभी उसने असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया परसों पार्लियामेंट में कि भाई आप तो कुलभूषण का एक बंदा नहीं कर सके थे, तो 8 बंदों को फांसी लगाने लगे हैं। तो आप कर क्या रहे हैं जो आप विश्व गुरु बने हुए हैं? और सारा जो है साउथ इंडिया से वादे उठ रही हैं जी, इस तरह का सनातन धर्म हमें नहीं चाहिए, बिकॉज आप ब्रेक कर रहे हैं इंडिया को, और नॉर्थ ईस्ट में आग लगी हुई है। खालिस्तान की मूवमेंट डायस्पोरा के अलावा भी इंडियन पंजाब में बहुत ज्यादा अपहीवल है। सो आई थिंक दे आर शोइंग द जो भी उन्होंने कांटे बोए थे अभी उसको उस फसल को काटने का टाइम आ गया। तो दीज आर आई थिंक सम ऑफ द रीजंस। और इसमें डिप्लोमेटिकली भी और आई थिंक इंफॉर्मेशन डोमेन में इसमें इंडिया को बिल्कुल इट शुड बी टेकन टू टास्क। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जो एक चीज हमें नजर आती है, जैसे कि आपने जिक्र किया कि इंतखाबात करीब आते हैं तो मोदी सरकार या जो हिंदुत्व का नजरिया रखने वाली, आरएसएस का नजरिया रखने वाली हुकूमत है, उसके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस भी बढ़ जाते हैं, उसकी जो जैसे कहते हैं एक्टिविटीज भी बढ़ जाती हैं। आपके ख्याल में इस वक्त मजीद कुछ इस तरह की चीजें आएंगी और उनको काउंटर करने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है? क्योंकि हिंदुस्तान को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि उसकी बैनुल अक़वामी हजीमत कितनी होती है, लेकिन वो ये हमेशा करते रहे और अब भी करते रहेंगे और आइंदा भी कर सकते हैं। तो हमें क्या करने की जरूरत है, चाहे वो केयरटेकर गवर्नमेंट हो या आने वाले दिनों में अगर इलेक्शन होते हैं तो एक नई हुकूमत आती है, तो इस सारी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए हमें क्या क्या करने की जरूरत है? जी आई थिंक यू आर राइट कि ये करेंगे तो सही। द ओनली थिंग इज वो बाहर सुनने को कोई तैयार नहीं, बिकॉज पीपल आर इधर बिजी विद रशिया यूक्रेन वॉर है, या गाजा इसराइल या पैलेस्टाइन इसराइली कॉन्फ्लिक्ट की तरफ देख रहे हैं। तो उसमें इंडिया की बाहर तो आवाज नहीं सुनी। हाँ विद इन ये जरूर है कि जिसका भक्त है, अभी व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें यू विल सरप्राइज के एक ग्रुप में 1-1 लाख बंदा है। जस्ट इमेजिन के काइंड ऑफ फॉलोइंग मोदी हैज, बिकॉज वो तो एक बेसिकली अवतार है उनके लिए। तो वो जो कह देता है, इसमें अभी आप खुद देखेंगे अभिनंदन जैसे बंदे को अगर आप वीर चक्कर देते हैं तो इट इज सो अब्सर्ड। पब्लिकली आप देते हैं प्रेसिडेंट से और कहते हैं जी कि बड़ा बहादुर आदमी, एंड इट इज बॉट, मतलब हिंदी बेल्ट में, कॉ बेल्ट में इट इज बॉट कि जी ठीक है बड़ा बहादुर हमारा सूरमा था। सो आई थिंक दैट इज द प्लेस जहां से ये लेकिन फॉल्स, आई थिंक जो फॉल्सहुड है, फेक न्यूज है, इससे आप 5-10 साल तो निकाल सकते हैं, अल्टीमेटली यू आर एक्सपोज और फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजें सामने आ जाती हैं। पाकिस्तान शुड बी अलर्ट आई थिंक। और बल्कि अभी इंडिया को ज्यादा परेशानी है कि जो फलस्तीनियों ने किया है इजराइल के साथ इस तरह की कार्रवाई, उस पर बड़ी आई थिंक मिलिट्री में भी इज़्तिराब है और उस पर दे आर ट्राइंग टू टेक मेजर्स। तो वी शुड बी वेरी बोल्ड, जहाँ ज़रूरत पड़ती है टिट फॉर टैट करें, और बाकी इंशाल्लाह कश्मीर को भी लिबरेट कराने का जल्दी टाइम आ जाएगा, और वो दिन दूर नहीं जब कश्मीरी जो है इंशाल्लाह आज़ादी का सांस लेंगे। सर आपके ख्याल में, चूंकि आप गहरी निगाह भी हिंदुस्तान की सारी सिचुएशन पर रखते हैं, जहां मिलिटरीली उनकी जो कोशिशें होती हैं उनको आप देखते हैं, लेकिन पॉलिटिकल चीज़ों पर भी आपकी गहरी निगाह होती है, आपको लगता है कि राहुल गांधी की जो हिंदुस्तान यात्रा थी उसने थोड़ा परेशान किया है हिंदुत्व के नजरिया रखने वाले मोदी साहब को, या आपके ख्याल में ये उन्होंने एक रूटीन बना ली है कि जैसे ही इंतखाबात करीब आएंगे कुछ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करेंगे और उसके बाद जिसे कहते हैं कि वो जज्बाती बयानिए पर वोट लेंगे? जी इंडिया में डिवीजन तो है, द ओनली थिंग इज कि अभी इसको महागठबंधन भी कहा जा रहा है, जब सारी पार्टियों का अलायंस है विद कांग्रेस जो है, जिसमें रीजनल पार्टियां, अच्छा साउथ हो गया जो 3 कोने हैं, नॉर्थ ईस्ट है और नॉर्थ वेस्ट अगर देखें, इसमें ऑक्युपाइड कश्मीर है, फिर पंजाब है, हरियाणा है और किसी हद तक हिमाचल। यहाँ पे अगर आप देखें तो डेफिनेटली, क्योंकि ये काउ बेल्ट के ये बाहर का इलाका है और इसमें जो है जो लिबरल लेट्स से सो कॉल्ड वाइज, मैं तो खैर उनको भी लिबरल नहीं मानता कांग्रेस को, तो अल्टीमेटली तो वो ये बगल में छुरी मुंह में राम राम, लेकिन लेट्स से यू से कि अभी तो कहते हैं सॉफ्ट हिंदुत्व लेके वो चल रहे हैं, तो वहां पे डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी कंटेस्ट। और ब्रिगेडियर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और भारत की ये जो साजिश थी किस तरह नाकाम हुई है उस पर अपनी राय दी। अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।